In today's video, we are going to discuss the chapter of training in sports. इससे पहले आप लोगों ने कुछ मोटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसके अलावा और भी एक दो आपके मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपकी एजिलिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग केवल इन 5 मोटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है पर्टिकुलर मोटर कंपोनेंट्स के, और वो कौन कौन से मेथड्स है या कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू हम लोग इन मोटर कंपोनेंट्स को और भी एनहेंस कर सकते हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं। जब भी हम कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं या किसी स्पोर्ट्स के लिए किसी इंडिविजुअल को हम ट्रेन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जिस काइंड ऑफ मोटर कंपोनेंट का डोमिनेंस होता है या रिक्वायरमेंट होता है, उस पर्टिकुलर मोटर कंपोनेंट की ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जैसे गेम देखेंगे, वहाँ पे स्ट्रेंथ का डोमिनेंस है। तो अगर हम ऐसे किसी वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर को ट्रेन करेंगे, तो हम उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ज़्यादा ट्रेन करेंगे उनको। जैसे मान लीजिए आपकी मैराथन रन है, उसमें आपको एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए, एंड्योरेंस का डोमिनेंस होता है। अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर अगर स्प्रिंट इवेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्पीड का डोमिनेंस है। अगर आप योग में पार्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की डोमिनेंस है। अगर आप जिम्नास्टिक में पार्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ का डोमिनेंस है। इस तरीके से हर एक स्पोर्ट्स में इन पांचों में से कोई ना कोई एक कंपोनेंट का डोमिनेंस होता है। इसीलिए हमें उन तरीकों के बारे में जानना है जिस तरीके से हम ऐसे प्लेयर्स को या ऐसे कैंडिडेट्स को हम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। So these are the 5 motor components regarding which we will study in this chapter. They are the strength, endurance, speed, flexibility and coordination. Strength क्या है? Strength is your ability to overcome a resistance. यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब होता है वजन या फिर वेट। जब भी आप किसी वेट या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, such ability is known as the strength. Then comes the endurance. Endurance is your ability to work in the condition of fatigue. यानी लंबे दौरान तक सेम एक्टिविटी को कंटिन्यूअस रिपीट करने की जो आपकी एबिलिटी है, that ability is known as the endurance. Speed. Speed is the ability to quickly perform a movement. यानी किसी भी एक एक्शन को, किसी भी एक मूवमेंट को आप कितना जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं, that ability is known as the speed. Flexibility is the range of motion through which activity is done. किसी भी एक्टिविटी को करने के दौरान आपके मसल या आपके बॉडी पार्ट्स कितने एरिया में या कितने रेंज में मूव कर पाता है, that ability is known as the flexibility. एंड लास्ट इज द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है, इसका सिंपल मीनिंग से हमें पता पड़ता है कि हाउ टू कोऑर्डिनेट, यानी आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर पाता है, दैट एबिलिटी इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन। ओके, सो नाउ वी विल टेक ऑन दिस मोटर कंपोनेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले आता है आपकी स्ट्रेंथ। तो जैसे हम डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब हमने क्या कहा था, हियर रेजिस्टेंस मींस वेट। जब भी आप किसी वेट के अगेंस्ट में काम करते हो, उसको लिफ्ट करते हैं या उसको होल्ड करते हैं, सच एक्शन, सच एबिलिटी इज नोन एज योर स्ट्रेंथ। आपका ताकत कितना है ना। स्ट्रेंथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज डायनामिक स्ट्रेंथ एंड अदर इज स्टैटिक स्ट्रेंथ। ओके, मान लीजिए कि आपके हाथ में मैंने एक पत्थर रख दिया, ठीक है, और मैंने कहा इसको आप होल्ड करके, या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास में पानी भर के आपको मैं पकड़ने के लिए कहा ना, मैंने कहा आप ग्लास को होल्ड करके रखिए। उसको होल्ड करने के लिए भी आपके मसल्स को फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपका मसल फोर्स नहीं लगाएगा तो फिर
आपका हाथ धीरे धीरे झुक जाएगा और हो सकता है पानी आपके हाथों से गिर जाए। तो भले ही आपका हाथ मूव नहीं कर रहा है, भले ही ग्लास को आप मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपका मसल जो है वो फोर्स लगा रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस ग्लास को होल्ड करने के लिए। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज नोन एज स्टैटिक स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप स्ट्रेंथ तो लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ एबिलिटी इज नोन एज द स्टैटिक स्ट्रेंथ। देन कम्स द डायनामिक स्ट्रेंथ। सो डायनामिक का मतलब होता है कि जहाँ पे मूवमेंट है, यानी ऐसे मूवमेंट जहाँ पे आपकी मसल फोर्स तो लगा रहा है और साथ में आपका जहाँ पे भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आपके मूव भी कर रहा है। सच मूवमेंट इज नोन एज द डायनामिक स्ट्रेंथ। जैसे अगर आप जिम में जाते हैं या किसी को अगर आप बारबेल के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, तो देखिए बारबेल को पकड़ के वो कर्लिंग मूवमेंट्स करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो बाइसेप कर्ल कर रहा है तो हाथों में डंबल्स को लेके वो कर्लिंग एक्शन कर रहा है, बाइसेप कर्ल वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे वो वजन को लिफ्ट तो कर रहा है लेकिन साथ में वो मूव भी कर रहा है, वो होल्ड नहीं कर रहा। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जहाँ पे फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है, साथ में एक मूवमेंट भी हो रहा है, सच एबिलिटी इज नोन एज द डायनामिक स्ट्रेंथ। इस डायनामिक स्ट्रेंथ को वापस 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकेंड इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड देन इज द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ओके, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? It is the ability of the body to work against maximum resistance, यानी आप मैक्सिमम कितना वजन उठा सकते हैं, that is a maximum ability. That ability is known as the maximum strength. Then comes the explosive strength. Explosive मतलब जो ब्लास्ट करता है, यानी आप स्ट्रेंथ तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत मूवमेंट जो है बहुत क्विक हो रहा है। ठीक है, सो एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड, यानी आप रेजिस्टेंस को ओवरकम तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो स्पीडी मूवमेंट भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। देन कम्स द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, is the ability to overcome resistance under the condition of fatigue. आप कंटिन्यूसली कोई मूवमेंट करते जा रहे हैं लेकिन साथ में आपको ताकत भी लगाना पड़ रहा है, सच मूवमेंट इज नोन एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप कितने फास्ट लिफ्ट कर रहे हैं वो नहीं देखा जाता, बल्कि आप मैक्सिमम कितने वजन उठा रहे हैं दैट इज काउंटेड। तो one of the example of maximum strength is the weightlifting. Then explosive strength का देखते हैं। मान लीजिए बॉक्सिंग में आप किसी को पंच मार रहे हैं, ठीक है, जब पंच किसी को पंच करेंगे तो वहाँ पे आपको फोर्स भी लगाना है, ठीक है, लेकिन आपको पंचिंग एक्शन भी फास्ट होना चाहिए ताकि उसकी इम्पैक्ट भी ज़्यादा हो। तो स्पीड भी है, साथ में स्ट्रेंथ भी है, तो सच मूवमेंट इज नोन एज द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। देन इज द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, मान लीजिए आप कायाकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक बैट्समैन जो काफी लंबे समय तक खेल रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी भले ही वो 20 ओवर 30 ओवर खेल चुका है, ऑलमोस्ट 40 to 50 बॉल्स वो प्ले कर चुका है, लेकिन तब भी उसको बैट को उठा के बॉल को प्ले करना है। तो बैट को उठाने के लिए उसको स्ट्रेंथ चाहिए, तो भले ही वो काफी देर से कर रहा है तो उसको एंड्योरेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ का भी उसको जरूरत पड़ रहा है। इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग, यानी काफी देर से भी आप बैट कर रहे हैं लेकिन तब भी बैट को जो है आप फोर्सफुली उठा के बॉल को प्ले कर रहे हैं। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ. So basically strength is divided into two parts: dynamic strength and static strength. Dynamic strength is again divided into maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Okay, now let us see what are the different methods to improve strength. इसके लिए 3 मेन तरीके हैं. फर्स्ट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज,
Second is isotonic exercise, and then isokinetic exercise. Okay. Iso means same and metric means measurement. यानी ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पे मेजरमेंट सेम रहता है. ना किस चीज का मेजरमेंट? यहाँ पे मेजरमेंट इन द सेंस इज द लेंथ ऑफ योर मसल फाइबर. जब भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपेंड करते हैं तो जो हमारे मसल फाइबर के जो लेंथ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हमारे मसल फाइबर में की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. सच एक्सरसाइजेस इज नोन एज द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. ओके. जैसे मान लीजिए लास्ट जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था कि पानी के ग्लास को जो आप होल्ड करके रखें. सो द ग्लास ऑफ वाटर इज द रेजिस्टेंस. उसको आपकी मसल ने होल्ड करके रखा है लेकिन ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड आपके मसल फाइबर की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है. सिमिलरली मान लीजिए एक्सरसाइज ट्रेनिंग के दौरान आपसे कहा गया कि आप डंबल को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखिए. तो क्या होगा? आपका मसल फोर्स तो एक्सर्ट करेगा उस पर्टिकुलर डंबल को एक ही पोजीशन में होल्ड करने के लिए, लेकिन साथ में आपके मसल फाइबर के लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. तो सच एक्सरसाइज इज नोन एज द isometric exercises. ठीक है. One of the good example of this is the tug of war. टग ऑफ वार के जो प्लेयर्स होते हैं वो प्रैक्टिस के दौरान क्या करते हैं? नारियल के पेड़ से रस्सी बांध के उसको पुल करते हैं. तो जब वो रस्सी को पुल करता है तो कोई मूवमेंट नहीं होता है पुल का, लेकिन उन जो उनके मसल्स हैं वो स्ट्रेन जरूर लगाते हैं. सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टग ऑफ वार गेम. तो इस तरीके से वो अपने स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है थ्रू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. ओके. सेकेंड इज द isotonic exercises. Again, iso means same या no change and tonic means the pressure or the resistance. तो आपने रेजिस्टेंस मतलब क्या कहा था कि रेजिस्टेंस मतलब आपकी वजन. यानी जब आप सेम वजन के डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, such exercise is known as the isotonic exercises. So exercises where there is no change in resistance being applied on the muscle. अब जब जिम में जाते हैं तो जिम में जितने भी तरह के आप एक्सरसाइज देखते हैं, जितने भी कर्लिंग मूवमेंट्स हैं, लिफ्ट्स हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस. जब आप किसी बारबेल से या किसी डंबल से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका वजन सेम ही रहता है. ऐसा नहीं होता कि आपने मूवमेंट स्टार्ट किया 5 किलो के डंबल से और बीच में जाके वो डंबल 10 किलो का हो गया और वापस ऊपर जाके 5 किलो का हो गया. ऐसा नहीं होता. वो डंबल का वेट जो है, वजन है, वो सेम ही रहता है. सो आइसो इज सेम, टॉनिक इज द रेजिस्टेंस या प्रेशर. इसका मतलब ऐसा एक्सरसाइज जहाँ पे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट आप सेम वजन से एक्सरसाइज कर रहे हैं. सच exercise or such training is known as the isotonic exercises. ठीक है. एग्जाम्पल देख सकते हैं बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप कर्ल, यानी जिम में जितने भी आपके कर्लिंग मूवमेंट्स है या लिफ्टिंग मूवमेंट्स है, ऑल दोस कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ isotonic exercises. Okay. Now the third is the isokinetic exercises. So iso is the same and kinetic is the range of motion or movement. यानी जब अपने बारबेल या डंबल को नीचे से पकड़ के ऊपर तक आप कर्ल करते हुए लेके आए तो पूरा ये जो रेंज है दैट इज द रेंज ऑफ मोशन. ठीक है. नाउ अगर आप थोड़ा सा क्लास 10 के मैथ्स में या साइंस में जाएंगे तो यू कैन रिकॉल कि जब हम फोर्स एग्जर्ट होता है, फोर्स जिस एंगल में मसल के ऊपर इम्प्लाई होता है उसके हिसाब से उसका इफेक्टिवनेस चेंज हो जाता है. यानी जब आप 5 किलो के डंबल से एक्सरसाइज करते हैं तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपके मसल पे 5 किलो का इफेक्ट नहीं पड़ता है.
आप कर रहे हैं 5 किलो के डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एंगल आपका कंस्टेंटली चेंज होता जा रहा है, तो साथ ही साथ आपके इफेक्टिव फोर्स जो आपके मसल के ऊपर पड़ रहा है वो भी चेंज होता जाता है। इस वजह से थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको सेम इफेक्ट नहीं मिलता है। एंड दिस इफेक्ट इज मैक्सिमम जब वो 90 डिग्री के पास अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, देन द इफेक्ट इज मैक्सिमम। एट इज मिनिमम जब बिल्कुल आपका हाथ नीचे है या बिल्कुल आपके हाथ ऊपर है। ये जो शॉर्टकमिंग है, ठीक है, इस शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ मशीन्स डेवलप की है। दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ मशीन थ्रू विच दिस आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर डन। ठीक है, दे आर द कंप्यूटराइज्ड मशीन। उसमें क्या करते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंप्यूटर अपने आप जिस वजन से आप एक्सरसाइज करते हो उस वजन को वो मैनिपुलेट करता है, वो चेंज करता है खुद ही, उतना ही चेंज करता है ताकि आपके मसल पे जो इफेक्ट बढ़ रहा है वो सेम रहे थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। So ये याद रखिएगा, these are the specialized kind of machine. They are very costly. There's machines almost cost lakhs and in crores, and they are found in specialized labs, या फिर जहाँ पे हाई प्रोफाइल एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मशीन्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज का इस पिक्चर पर आप देखिए, ये जो फर्स्ट आप 4 एक्सरसाइज देख रहे हैं, प्लैंक, वर्ल सीट, साइड प्लैंक पोज एंड ग्लूट ब्रिज, इसमें इस बॉडी पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपके मसल फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपके कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मसल के लेंथ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ओके, देन इस सेकंड में आप देखिए मूवमेंट क्या है, ये कर्लिंग मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, जब ये बाइसेप कर्ल का मूवमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वेट सेम है बारबेल का, लेकिन देयर इज ए मूवमेंट। ठीक है, दिस आर कॉल्ड द आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ओके, एंड थर्ड जो आपकी कलरफुल पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज ए स्पेशलाइज्ड मशीन, दिस इज आइसोकाइनेटिक मशीन। अगर आप देखिएगा तो इसके साइड पे डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स इसमें कनेक्ट किए हुए हैं, मशीन काफ़ी हाईटेक मशीन है। तो जैसे जैसे आपकी एंगल चेंज होता है, उसी एंगल को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट कर लेता है, और उसके हिसाब से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको वो बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस को कंस्टेंटली मैनिपुलेट करता है ताकि आपके मसल पे जो इफेक्टिव फोर्स पड़े वो सेम रहे थ्रू आउट योर रेंज ऑफ मोशन। Okay, so such kind of exercise is known as the isokinetic exercise. Okay, so now we will move on to endurance. So this is our second motor component, is the endurance. Endurance को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज स्पीड एंड्योरेंस, देन शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिड टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। हमने एंड्योरेंस मतलब क्या कहा था? सो एंड्योरेंस वाज योर एबिलिटी टू परफॉर्म ए मूवमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग। जब भी आप रिपीटेडली मूवमेंट करते हैं तो आप में थकावट आती है, ठीक है, यू गेट फैटिग। लेकिन उस कंडीशन में जब आप मूवमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, सच एबिलिटी इज नोन एज द एंड्योरेंस। फर्स्ट टाइप क्या है? स्पीड एंड्योरेंस, यानी यहाँ पर 2 कंपोनेंट आ गया, स्पीड भी आ गया यानी एंड्योरेंस भी आ गया। तो मूवमेंट को आप रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन स्पीड के साथ रिपीट कर रहे हैं। आपकी मूवमेंट स्लो नहीं है, मूवमेंट स्पीड भी होगा, जल्दी भी होगा, लेकिन बार बार आपको रिपीट भी करना पड़ेगा। जैसे आपकी 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट, यहाँ पे काफ़ी देर तक आपको दौड़ना भी है, लेकिन स्पीड के साथ भी दौड़ना है। ये नहीं कि आप धीरे धीरे आराम से दौड़ेंगे, इट हैज़ टू बी क्विक। देन कम्स योर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। सो ये वो सभी मूवमेंट्स है जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो 45 सेकेंड से लेके 2 मिनट की ड्यूरेशन तक रेंज होता है। इससे पहले जो आपका स्पीड एंड्योरेंस था, ऑल स्पीड एंड्योरेंस एक्टिविटीज रेंज बिटवीन 0 to 45 सेकेंड, यानी 45 सेकेंड तक जितने भी तरह का आपका एंड्योरेंस मूवमेंट है,
सच एंड्योरेंस मूवमेंट इज नोन एज द स्पीड एंड्योरेंस। ठीक है, अगर आपकी एंड्योरेंस मूवमेंट जो है वो मूवमेंट अगर आपकी 45 सेकेंड से 2 मिनट के अंदर तक होता है तो सच मूवमेंट इज नोन एज द शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, जैसे आपकी 800 मीटर रन। वहीं पे अगर आपकी एक्टिविटी जो है वो 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक वेरी करता है, उसकी रेंज में रहता है, देन इट कम्स अंडर द मिड टर्म एंड्योरेंस, जैसे आपकी 1500 मीटर रन। और वहीं वो सभी एक्टिविटीज जो 11 मिनट के ऊपर के ड्यूरेशन के होते हैं, दे कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जैसे आपकी 5000 मीटर रन, 10,000 meter run, marathon run, etc. These are the main classification. So 45 less than 45 second speed endurance, 45 second to 2 minute short term endurance, 2 minute to 11 minutes mid term endurance, and 11 minutes के ऊपर जितने भी activities हैं they come under the long term endurance. Now let us see what are the different methods to improve endurance. First method is the continuous method. ठीक है, यानी आप उस जो भी मूवमेंट है आपकी उसको आप कंटिन्यूसली 30 मिनट तक करते रहिए। अगर रनिंग इवेंट के अगर एथलीट है आप तो कंटिन्यूसली आप दौड़ते रहिए सेम स्पीड में, ठीक है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि ड्यूरिंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड आपकी एक्टिविटी जो है वो मिनिमम 30 मिनट्स तक होनी चाहिए, और जो आपके हार्ट बीट है वो 140 to 160 पर मिनट के रेंज में वेरी करना चाहिए। इसके बीच में आपके हार्ट बीट रहना चाहिए और कम से कम 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज बिना रुके कंटिन्यूसली करते रहना है, इसलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस मेथड। ओके, देन कम्स द इंटरवल मेथड। इंटरवल मतलब क्या है कि आप मिनट्स तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ इंटरवल्स में कर रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं कर रहे फिर रुक रहे फिर कर रहे फिर रुक रहे फिर कर रहे। सो देयर आर इंटरवल्स इन बिटवीन, जैसे मूवी में आपके बीच में इंटरवल होता है, सो इस एक्सरसाइज मेथड में भी बीच में आपके इंटरवल्स हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे आप एक मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ ये कैसे डिसाइड करें कि कितना देर तक हमें रुकना है? दिस विल बी कैलकुलेटेड एज पर योर हार्ट बीट, ठीक है। A human being has a normal heartbeat of 72 beats per minute. Okay. और जो आपकी मैक्सिमम हार्ट बीट की कैपेसिटी होती है दैट इज 220 बीट्स, यानी 220 के ऊपर अगर आप हार्ट बीट चला गया देन देयर इज चांस ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, एंड योर सेफ लिमिट इज 220 माइनस एज। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई 20 साल का कोई एथलीट है, तो उसकी सेफ रेंज क्या हो गया 220 माइनस एज, सो 220 माइनस 20, so 200 is his or her safe range। एंड जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जो नॉर्मल हार्ट रेट है, लेट्स उसको मान लेते हैं हम लोग 80, ठीक है, और इजी कैलकुलेशन को 80 मान लेते हैं। तो यानी 80 से 200 तक उसके पास ऑप्शन है हार्ट बीट को ले जाने के लिए। रेंज कितना हो गया उसका 120, यानी 80 प्लस 120 200, तो इतना तक वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन इंटरमिटेंट मेथड क्या कह रहा है कि आप तब तक आपकी रनिंग को कंटिन्यू रखिए जब तक आपका हार्ट बीट जो है वो 160 से 180 के आसपास ना पहुंच जाए। जैसे आपकी हार्ट बीट 160 या 180 पास पहुंच जाए आप आपकी मूवमेंट को रोक दीजिए और वहां से आप पैसिव रिकवरी स्टार्ट कीजिए, मतलब वॉकिंग कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बैठ नहीं जाना है, ठीक है, आप नॉर्मल वॉकिंग कीजिए ताकि वापस आपका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल की तरफ आने लगे, एंड दैट शुड बी हाफ ऑफ योर लोड। जैसे आपकी वो 120-140 के पास आ जाता है वापस जो है आप एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट कर देंगे। सो इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग में आपके रिस्ट में जो है ऑलवेज हार्ट बीट ट्रैकर रहता है या पल्स ट्रैकर रहता है, एंड कीप ऑन वाचिंग। तब तक आपने एक्टिविटी को परफॉर्म किया जब तक आपकी हार्ट बीट 160 या 180 तक नहीं पहुंचे। जैसे इस रेंज में आ गया है आप वॉकिंग स्टार्ट कर दिया या आपने पैसिव रिकवरी स्टार्ट कर दिया, तब तक आपने रिकवरी ली जब तक आपका हार्ट बीट जो है वापस 120-140 के रेंज में नहीं आ जाता।
जैसे इस रेंज में आ जाता है वापस जो है आप एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, अगेन तब तक करते हैं जब तक आपकी हार्ट बीट जो है वो वापस 160 तक वापस नहीं पहुंच जाता। सो हम लोग इंटरवल्स में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस ट्रेनिंग मेथड इज नोन एज द इंटरवल मेथड and this was introduced by Bikila in 1920. So you can imagine, so almost it's a 100-year back method, but this method is still valid. And the third method is called the Fartlek method. Okay. So Fartlek means this is a Swedish term which means free play. Okay. So exercise is performed for a long duration without any break in different terrain. ठीक है, डिफरेंट टेरेन मतलब इसमें क्या है, पहले से डिटरमाइन नहीं होता कि कब आप स्लो करेंगे कब आप फास्ट करेंगे। जैसे इंटरवल मेथड में ये फिक्स था कि इस हार्ट बीट तक आप फास्ट करेंगे, फिर आप स्लो हो जाएंगे, फिर फास्ट करेंगे, जस्ट प्री डिटरमाइंड। लेकिन फर्टली ट्रेनिंग मेथड में आप प्री डिटरमाइंड नहीं है, इसलिए ये नेचुरल ट्रेनिंग्स में की जाती है। ठीक है, जैसे आप रास्ते में दौड़ने निकले, आपको नहीं मालूम कहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएगा, कहाँ पे प्लेन रोड होंगे, कहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन रोड होगा, कहाँ पे डिक्लाइन होंगे। तो जैसे जैसे टेरेन चेंज होगा आपका पे लोड जो है वो वेरी करता जाएगा। एंड दिस मेथड सेज कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए एंड आपका हार्ट बीट जो है वो 140 से 180 बीट्स पर मिनट के रेंज में रहना चाहिए। आज की जो मॉडर्न डे अगर आप ट्रेडमिल्स देखेंगे, वो ट्रेडमिल्स आप इंक्लाइन कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को आप ऑटोमेटिक मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड का जो एडवांटेज है वो आप जिम सिचुएशन में अंदर भी उसके फायदे का आप ले सकते हैं। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गोस्टा होल्मर इन 1937 एंड जैसे कि कहा था कि दिस इज अ स्वीडिश टर्म व्हिच इज आल्सो नोन एज द स्पीड प्ले। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो ये एंड्योरेंस डेवलप करने का तरीके हैं, दे आर क्वाइट ओल्ड बैक बट दे स्टिल होल्ड वैलिड एंड दे स्टिल वेरी बेनिफिशियल even after 100 years of their discovery. Okay, so now we'll move to the component of speed. आप देख सकते हैं कि स्पीड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज योर रिएक्शन एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू एनी सिग्नल। कोई भी ऑडियल या विजुअल सिग्नल या किसी भी काइंड ऑफ सिग्नल आते ही कितने जल्दी, कितने क्विकली आप रिएक्ट कर पाते हैं, दैट स्पीड इज कॉल्ड द रिएक्शन स्पीड और रिएक्शन एबिलिटी। कितने जल्दी आप रिएक्ट कर पा रहे हैं। जैसे 100 मीटर की स्टार्टिंग में आपने गन फायर है, तो गन फायर को सुनने के बाद कितने जल्दी आप ब्लॉक को छोड़ सकते हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज द रिएक्शन स्पीड और द रिएक्शन एबिलिटी। देन कम्स द एक्सीलरेशन एबिलिटी। ठीक है, ऐसे मतलब कितने जल्दी आप जीरो से आपकी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकते हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। कितनी जल्दी आप बॉडी को एक्सीलरेट कर पाते हैं या कितनी जल्दी आप आपकी मैक्सिमम स्पीड तक कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जो जल्दी अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाएगा उसका परफॉर्मेंस बाकी उससे अच्छा होगा। So that particular ability is known as the acceleration ability. Then is the movement speed, the ability to perform movement in a shortest possible time. यानी किसी मूवमेंट को आप कितना जल्दी परफॉर्म कर पाते हैं, दैट इज नोन एज द मूवमेंट स्पीड। सपोज जूडो में कोई अगर आप स्किल कर रहे हैं तो आपने पूरे मूवमेंट को आपने कितने कम टाइम पे एग्जीक्यूट किया, दैट टाइम इज नोन एज द मूवमेंट स्पीड। बॉक्सिंग में अगर आपने पंच किया तो कितने कम टाइम में अगर आपने पंचिंग एक्शन परफॉर्म किया, दैट एबिलिटी इज नोन एज द मूवमेंट स्पीड। देन इज द लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर मीन्स मूवमेंट एबिलिटी। ठीक है, मतलब इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो एक्सीलरेशन में क्या था कि आप कितने जल्दी आपके मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकते हैं, और लोकोमोटर में क्या हो गया कि मैक्सिमम में पहुंचने के बाद कितने देर तक आपकी मैक्सिमम स्पीड को आप मेंटेन रख सकते हैं,
दैट एबिलिटी इज नोन एज द लोकोमोटर एबिलिटी। हो सकता है आप जल्दी आपके मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाए, लेकिन ज़्यादा देर तक आप अपने मैक्सिमम स्पीड को होल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगा, तो क्या होगा, बाकी एथलीट जो है, जो भले ही आपके बाद में मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचा है, लेकिन वो आपको ओवरटेक कर लेगा। तो इसीलिए जितना एसेसरी एबिलिटी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरत आपकी लोकोमोटर एबिलिटी की भी है, यानी मैक्सिमम स्पीड को आपको मेंटेन रखना है। एंड द लास्ट इज द स्पीड एंड्योरेंस, जिसमें देखिए दो कंपोनेंट आ जाएगा, स्पीड भी है और एंड्योरेंस भी है, यानी आप मूवमेंट को क्विकली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर तक आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉलर है, पेस बॉलर, वो पहला बॉल फेंक रहा है 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन उसी स्पीड से उसको बाकी ओवर के 5 बॉल भी डालने हैं, उसको मूवमेंट रिपीटेडली करना है, लेकिन तेज भी करना है और साथ में उसको काफ़ी टाइम तक उसको करते भी रहना, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए आप बॉक्सिंग में जो पंच कर रहा है, वो एक बार पंच नहीं कर रहा है, वो थ्रू आउट द मैच काफ़ी बार वो पंच कर रहा है, तो स्पीड के साथ उस मूवमेंट को बार बार वो करते जा रहा है। तो सच इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पीड एंड्योरेंस। Now let us see what are the various methods to develop speed. First is the acceleration run. तो यानी मान लीजिए कोई 100 मीटर इवेंट का कोई एथलीट है, उसका जो इनिशियल 30 या 40 मीटर्स है, उसको हम लोग रिपीटेडली प्रैक्टिस कराएंगे। He would only run up to 30 and 40 meters and again come back, जिससे कि उसकी जो एक्सीलरेशन एबिलिटी है वो एनहांस। दिस इज नोन एज द एक्सीलरेशन रन मेथड। देन इज द पेस रन, यहाँ पे आप कंप्लीट मूवमेंट को आप रिपीट करेंगे, यानी अगर सपोज 400 मीटर का रन है या 100 मीटर की अगर स्प्रिंट उसका इवेंट है, तो 100 मीटर का इवेंट जो है बार बार वो रिपीट करेगा। दैट इज द पेस रन मेथड। थर्ड इज द इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। अगर आपके बॉडी की स्ट्रेंथ को अगर आप बढ़ाएंगे, तो मसल और भी फोर्स लगाएगा, और जितना फोर्स लगाएगा उतना आपकी स्पीड और बढ़ेगा, ठीक है। सो इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ वे टू इम्प्रूव द speed. Okay. Then we comes to the flexibility. Flexibility is again divided into two parts: passive flexibility and active flexibility. Passive means ability to perform movement over a range of motion with external help, यानी एक्सटर्नल किसी हेल्प के साथ जो आप मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए अगर आप बैठ के आप सामने झुक के आपके पैर को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से आपका कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट दे रहा है, वो आपकी बैक को और भी प्रेस कर रहा है ताकि आप और दूर तक आपका हाथ जा पाए। तो क्योंकि आप आपके फ्रेंड के हेल्प के सहारे आप कर रहे हैं, तो सच फ्लेक्सिबिलिटी इज बी नोन एज द पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। What is active flexibility? Ability to perform movement over a range of motion without any external help, यानी एक्सटर्नल किसी हेल्प के बगैर ही अगर आपने किसी मूवमेंट को परफॉर्म किया, जितने भी आप दूर तक परफॉर्म कर पाए, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड वन इज द डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैटिक मतलब क्या है कि एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट थ्रू अ हायर रेंज ऑफ मोशन इन ए स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन में रह के आप कितने दूर तक आपके मोशन की रेंज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सच काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड डायनामिक, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं लेकिन सिर्फ आर्म स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो खड़े खड़े आप कितने दूर तक आपके आर्म्स को स्ट्रेच आउट कर पाते हैं, सच फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज द स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। एंड डायनामिक क्या है कि एबिलिटी टू परफॉर्म ए मूवमेंट थ्रू अ हायर रेंज ऑफ मोशन इन ए मूविंग एक्शन। एक मूविंग एक्शन के दौरान, यानी मूवमेंट के दौरान आप आपके बॉडी को कितने दूर तक स्ट्रेच कर पाते हैं। मान लीजिए जैवलिन थ्रोअर, वो जैवलिन को थ्रो करते समय
मूव कर रहा है, साथ ही साथ अपने हाथ को कितना स्ट्रेच आउट करके कितना रेंज को बढ़ा के अपना आर्म को एक्सटेंड कर पा रहा है और जेवलिन को थ्रो कर पा रहा है। सच फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज द डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, देन इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। आप स्ट्रेचिंग मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ में मूवमेंट के साथ अगर आप कर रहे हैं, आपकी बॉडी मोशन में है, देन इट इज द डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। Okay. Now let us see what are the different ways to develop the flexibility. First is called the ballistic method. आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम सुने होंगे जो बार बार रिपीटेड मैनर में फायर अप होते हैं, ठीक है। सिमिलरली बैलिस्टिक मेथड में क्या होता है कि द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड इन ए स्विंग और रिथमिक मैनर, ठीक है। अगर आप बार बार आपकी मोशन को अगर आप रिपीट कर रहे हैं, जो स्ट्रेचिंग मूवमेंट है उसको अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप रिपीट कर रहे हैं उस मूवमेंट को, then such movement is known as the ballistic method. There is a static stretching method. So holding the movement in the stretched condition, यानी जहां तक आपकी बॉडी मूव आप स्ट्रेच आउट कर पा रहे हैं उस पोजीशन में आप बॉडी को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और भी इम्प्रूव होता है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेच्ड कंडीशन है वहां पे आप बॉडी को होल्ड करके रखते हैं उसी पोजीशन में, ठीक है। दैट मेथड इज नोन स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। देयर इज द डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें क्या है कि स्लोली मूविंग द बॉडी पार्ट टू द मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। जहां तक आपका मैक्सिमम आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट को, वहां तक जब आप स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। तो जितने भी आपके नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, all those exercises come under this dynamic stretching method. And the last method, this is a very new and technique, which is called PNF technique, यानी proprioceptive neuromuscular facilitation. P stand for proprioceptive neuromuscular facilitation technique. इसमें क्या होता है, stretching is performed after a brief period of muscle contraction. यानी स्ट्रेच करने से पहले आप अपने मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके फिर आप अपने मसल को स्ट्रेच आउट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और भी इम्प्रूव होता है। सो दिस आर द 4 वेज ऑफ इम्प्रूविंग द मसल और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी. It is ballistic method, stretching method, dynamic stretching method, and PNF technique or proprioceptive neuromuscular facilitation technique. And the last point we'll read about the coordinative abilities. So in your syllabus, the ways to develop coordinative abilities is not there. You just only need to know the type of coordinative abilities. So coordinative मतलब कैसे आप की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं. दैट एबिलिटी इज नोन एज द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. सबसे पहला आता है आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी. क्या कह रहा है ये? इट इज एबिलिटी टू डिटरमाइन बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू टाइम एंड स्पेस. आप अपनी बॉडी को टाइम एंड स्पेस के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज द ओरिएंटेशन एबिलिटी. मान लीजिए किसी बैट्समैन आप फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री के पास और किसी बैट्समैन ने बॉल को हाई प्ले किया, आप कैच के लिए दौड़ रहे हैं, तो खुद को बॉल के रिलेशन में आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन एबिलिटी. देयर इज द कपलिंग एबिलिटी. एबिलिटी टू कॉम्बाइन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. आपके हाथ और पैर दो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, दोनों एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहा है, सच एबिलिटी इज नोन एज द कपलिंग एबिलिटी. ओके. जितने भी मूवमेंट्स है, जैसे मान लीजिए आप
एक कोई बैटिंग में कोई स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पैर का भी काम है, हाथ का भी रोल है। तो आपकी फुट मूवमेंट और आपकी हैंड मूवमेंट कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक शॉट को प्ले कर रहा है, that ability is known as the coupling ability. Then is the reaction ability. Is the ability to react or respond to a signal. ठीक है, ये चीज आपने रिएक्शन स्पीड में भी आपने पढ़ा होगा, यानी किसी सिग्नल को सुन के या देख के कितना जल्दी आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड कर पा रहा है, दैट एबिलिटी इज नोन एज द रिएक्शन एबिलिटी। कितने जल्दी आप रिएक्ट कर पा रहे हैं। बैलेंस एबिलिटी, सो वेरी सिंपल, इज एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग ए मूवमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके बैलेंस बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के बैलेंस खराब होता है, इवन थोड़ा सा टकराते गिर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल सिचुएशन में खुद को संभाल लेता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बैलेंस और बैलेंसिंग एबिलिटी। देन कम्स द रिदमिक एबिलिटी, सो एबिलिटी टू परफॉर्म ए मूवमेंट इन ए रिदमिक मैनर। जैसे आपके डांसर्स होते हैं, एरोबिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक म्यूजिक के साथ एक रिदमिक मैनर में आप बॉडी को मूव कर रहे हैं। सो दैट एबिलिटी इज नोन एज द रिदमिक एबिलिटी। जिनकी रिदमिक एबिलिटी अच्छा होता है, दे आर वेरी गुड डांसर्स। ओके, स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप स्किपिंग की अगर आपने कंपटीशन देखी है जिसमें म्यूजिक के साथ आप स्किपिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, दोज आर आल्सो द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिदमिक एबिलिटी। Then the adaptation ability. So this is the ability to change a movement by anticipating another's movement. मान लीजिए आप जूडो में या रेसलिंग खेल रहे हैं, सामने वाला आपका जो ओपोनेंट है वो एक मूवमेंट किया, कोई स्किल अप्लाई करने के आपके ऊपर, कोई टेक्निक अप्लाई करने के आपके ऊपर, आपने कितने अच्छी तरीके से उसको एंटिसिपेट करके अपने खुद की स्किल को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज द एडेप्टेशन एबिलिटी। हम सामने वाले की मूवमेंट को कितने अच्छे से एंटिसिपेट कर पा रहे हैं। जैसे खो खो में आप डॉज देते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप चेज कर रहे हैं, जो रनर है उसकी मूवमेंट को आपने कितने से एंटिसिपेट किया है, ठीक है, उसके हिसाब से जितनी वो एबिलिटी जितनी भी अच्छी होगा, आपकी स्किल्स उतनी अच्छे होंगे। सो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड द एडेप्टेशन एबिलिटी। एंड देन इज द डिफरेंशिएशन एबिलिटी, सो एबिलिटी टू अचीव हाई डिग्री of accuracy and economy in different phases of movement। क्या होता है, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो उसके डिफरेंट फेज होते हैं। वॉकिंग मान लीजिए कि रनिंग लीजिए, एवरी एक्शन हैज डिफरेंट फेज। तो डिफरेंट फेजेस को आप कितने एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं और कितने इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिकल इन द सेंस कि जो बॉडी एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो कितने इकोनॉमिकल नेचर में, वो कितने कम एनर्जी एक्सपेंड करके आप एक मूवमेंट को हासिल कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज द मूवमेंट इकोनॉमी। तो यानी डिफरेंट फेजेस के दौरान आप कितने एक्यूरेटली और कितने इकोनॉमिकली मूवमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज द डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ओके, so with this we have in the chapter. Just take a quick recapitulation. So this is a chapter named training in sports. First we read about strength. In strength we had two components: dynamic strength, static strength. Dynamic strength was again classified into three parts: maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Method to develop strength was isometric exercise, isotonic exercise, and isokinetic exercises. So these are the pictures of different type of exercises. First, this 4 exercises is the isometric exercise. These are the isotonic exercise, and this person doing exercise in this machine is the isokinetic exercise. Then we have studied about endurance. So endurance was divided into 4 parts: speed endurance, short-term endurance, mid-term endurance, and long-term endurance. The methods to improve endurance was continuous method, interval method, and fartlek training method. Then we had studied about speed. So
So speed was divided into 5 parts: reaction speed or reaction ability, acceleration speed or acceleration ability, movement speed, locomotor speed or locomotor ability, and speed endurance. The method to improve speed was acceleration run, pace run, and improving strength. Then was the flexibility. So flexibility was divided into 2 parts: passive flexibility and active flexibility. Active flexibility was again divided into 2 parts: static flexibility and dynamic flexibility. Then there are the methods to improve flexibility. There are the ballistic method, static stretching method, dynamic stretching method, and PNF technique, यानी proprioceptive neuromuscular facilitation technique. Then let's study the different types of cognitive abilities: orientation ability, coupling ability, reaction ability, balance ability, rhythm ability, adaptation ability, and differentiation ability. So this was all about the training in sports.